नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इतिहास बड़ा बेरहम होता है, किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करता, कोई रियायत नहीं करता। इतिहास की सच की जब परतें खुलना शुरू होती हैं, बहुत से चेहरे बेनकाब होते हैं, बहुत से लोग नंगे हो जाते हैं। और इतिहास की सच्चाई जो है जब सामने आती है तो बहुत सी गलतफहमियां, बहुत से मिथ जो है वो टूट जाते हैं। इसीलिए जो इतिहास के गुनहगार होते हैं, दोषी होते हैं, वो इतिहास को दबाने और छिपाने की कोशिश लगातार करते हैं। बहुत बार सफल होते हैं, कुछ समय तक सफल होते हैं, लेकिन हमेशा वो सफल होते रहें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो अपने देश की बात करें तो दो लोगों का इतिहास, एक मुगलों का इतिहास और दूसरा नेहरू गांधी परिवार का इतिहास। इसको जितना दबाया छिपाया गया और जो बताया गया उसको महिमा मंडित करके बताया गया। आज तक ये देश उसी महिमा मंडन के आभा मंडल में जी रहा है, वही मानता है सच जो उसे बताया गया। लोगों का भी कोई दोष नहीं है। आपको जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो आपके शिक्षक बताएंगे, आप उन्हीं बातों को सच मानेंगे और यही होता रहा है। लेकिन इतिहास की परतें जब खुलने लगती हैं तो ये सब गलतफहमियां दूर होने लगती हैं। आज तक हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की होगी, देश में बहुत बार चर्चा हुई है कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर की नीति को लेकर क्या गलतियां की, उसका क्या नुकसान देश आज तक भुगत रहा है। तिब्बत के मामले में उनकी नीति कैसे गलत थी, सरदार पटेल की नीति कैसे दूरगामी और दूरदर्शी और बिल्कुल सही थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। चीन के मामले में नेहरू की गलती जग जाहिर है। इतना बड़ा हिस्सा देश का चला गया, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन की चली गई। और जब युद्ध चल रहा था उसी बीच में नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा कर दी कि असम पर भी चीन का कब्जा हो गया, लेकिन नेहरू को कोई अफसोस नहीं था। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसकी चर्चा बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर हुई है, और वो है नेहरू की अफगानिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जो गलती है। आज़ादी के समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है वो चुनाव हुए थे। कौन सा राज्य, कौन सा प्रोविंस और कौन सी रियासत किस ओर जाना चाहती है, इसके बारे में मतदान हुआ था। मुस्लिम बहुल इलाकों पर मुस्लिम लीग का दावा था कि पाकिस्तान के साथ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये देश का एकमात्र ऐसा मुस्लिम बहुल इलाका था जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था। इसका संबंध भारत से सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण था। उनकी एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार। वो लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जाएं। वो लोग चाहते थे कि एक अलग पश्तूनिस्तान बने जो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग हो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नेहरू दौरे पर गए आज़ादी से पहले। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, बहुत विरोध हुआ। वहां की जो कांग्रेस इकाई थी उसका मानना था कि जनमत संग्रह में, अगर जनमत संग्रह होता है जो कि माउंटबेटन चाहते थे, और इसलिए नेहरू तैयार हो गए थे। नेहरू पर काम माउंटबेटन बहुत पहले से कर रहे थे। माउंटबेटन जब वाइसराय नहीं बने थे और साउथ ईस्ट एशिया के कमांडर थे, सिंगापुर में थे, तब उन्होंने नेहरू को सिंगापुर बुलाया। बहुत भारी सम्मान किया गया वहां जवाहरलाल नेहरू का। और माउंटबेटन उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन उस समय की ब्रिटिश हुकूमत में ऐसे बहुत से लोग थे जो इससे खुश नहीं थे, नहीं चाहते थे, क्योंकि सिंगापुर में नेहरू इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों से भी मिले। इसलिए वो लोग नेहरू को संदेह की नज़र से देख रहे थे। लेकिन माउंटबेटन नेहरू को शीशे में उतार चुके थे। मैं एडविना माउंटबेटन से नेहरू के संबंधों की बात नहीं करूंगा आज, उस चैप्टर को छोड़ देते हैं अभी। माउंटबेटन के प्रभाव में नेहरू ने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कांग्रेस की इकाई थी उसकी मर्जी के खिलाफ काम किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कांग्रेस के लोग चाहते थे कि जनमत संग्रह में 3 विकल्प दिए जाएं। भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, या स्वतंत्र होना चाहते हैं। नेहरू ने माउंटबेटन के दबाव में तीसरा विकल्प हटवा दिया। स्वतंत्रता का विकल्प ही नहीं दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों को। तो उनके सामने 2 ही विकल्प बचे, पाकिस्तान के साथ जाएं या भारत के साथ। ऐसी परिस्थिति में भी शायद
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोग भारत के साथ आ सकते थे। ये एक केवल अनुमान है, ऐसा होता जरूरी नहीं है। ये डर लगा किसको? जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि अगर यही दो ऑप्शन होंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पश्तून जाना नहीं चाहते थे। वो किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसे में जिन्ना ने मजहब का हथियार निकाला, नारा दिया इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में है इस नाम पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों को बरगलाया गया पाकिस्तान के साथ आने के लिए। तब भी माउंटबेटन को पता था कि इस नारे के बावजूद इस प्रांत के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कांग्रेस के 3 विधायकों को तोड़ा माउंटबेटन ने और मुस्लिम लीग के समर्थन में उनसे वोट दिलवाया। इस तरह से यह प्रांत पाकिस्तान के साथ चला गया। और माउंटबेटन का वर्ल्ड वॉर 2 में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। केवल चर्चिल से उनके अच्छे संबंध थे, विंस्टन चर्चिल से, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। उसकी वजह से माउंटबेटन भारत के वाइसराय बने। तब से, और उससे पहले से था, तब से जो है नेहरू और माउंटबेटन की दोस्ती और गाढ़ी होती गई। नेहरू ने भारत के स्ट्रेटेजिक हित पर अपनी माउंटबेटन से दोस्ती को तरजीह दी, वरीयता दी। इस पर एक डिटेल आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उत्पल कुमार ने। उन्होंने उसमें उस समय की घटना का जिक्र किया है, डिटेल बताया, संदर्भ सहित बताया है। उन्होंने लेख की शुरुआत जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से डूरन लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, उसकी चर्चा से शुरू किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को दशकों से लगता था कि अफगानिस्तान पर उसका नियंत्रण रहेगा, इसके कारण उसको भारत के मुकाबले भू राजनीतिक बढ़त मिलेगी। वो इस समय सीमा पर अफगानिस्तान से युद्ध में उलझा हुआ है, तो आज उसी से युद्ध कर रहा है जिस पर अपना आधिपत्य या प्रभाव चाहता था, नियंत्रण चाहता था। लेकिन इस युद्ध के कारण उसका ये सपना चकनाचूर हो गया है। डूरन रेखा पर इस समय जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के इस दुस्वप्न की कहानी बताता है। उत्पल कुमार कहते हैं कि भारत की अफगान नीति भी खामियों से भरी रही है, कमियों से भरी रही है। एक तरफ पाकिस्तान आज़ादी के बाद अफगानिस्तान को हथियार बंद करता रहा, हथियारों से सुसज्जित करता रहा। दूसरी तरफ भारत नैतिकता का पाठ पढ़ाता रहा, और इतना ही नहीं, वो एक तरफा उदारता दिखाता रहा। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि भारत के जो नीति निर्धारक थे, नीति निर्माता थे, उनको भू राजनीतिक स्थिति की कोई समझ नहीं थी। इस खतरनाक खेल को जो पाकिस्तान खेल रहा था आजादी से पहले, अंग्रेजों ने उसकी मदद की, उसको समझने में भारत पूरी तरह से असफल रहा और इस पूरे मामले से एक तरह से अलग थलग रहा, किनारा किए हुए रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान भारत के रणनीतिक क्षितिज से धीरे धीरे सरकता गया, बाहर होता गया, और पाकिस्तान इसके उलट प्रभावी भूमिका में आ गया इस क्षेत्र में, और उसी प्रभाव के जरिए वो जम्मू कश्मीर में भारत को नुकसान पहुंचाने लगा। और उत्पल कुमार लिखते हैं कि इन सब स्थितियों के लिए, इस सब के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो जवाहरलाल नेहरू। अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का, भारत का ऐतिहासिक द्वार है, जहां पश्तून रहते हैं। वो अपनी एथनिसिटी पर, अपनी जातीय अस्मिता पर बड़ा गर्व करते हैं। किसी इंटरव्यू में एक पाकिस्तान पत्रकार ने विभाजन के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान से पूछा था उनकी पहचान के बारे में, तो उन्होंने कहा 6000 साल से हम पश्तून हैं, 1000 साल से मुसलमान हैं और 27 साल से पाकिस्तानी हैं। और पश्तून किसी भी बाहरी अधिनायकवादी शक्ति को संदेह की नज़र से देखते हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश था, ये मैं कह रहा हूँ, शायद ये आशय रहा होगा उत्पल कुमार जी का कहने का कि पाकिस्तान की बजाय वो भारत की ओर ज़्यादा उम्मीद की नज़र से देखते थे। भारत से उनके संबंध ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, क्योंकि भारत का इरादा कभी इस इलाके पर कब्जा करने का नहीं था जो पाकिस्तान का था, जो पाकिस्तान ने जबरन आज़ादी के बाद कब्जा किया। 47 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान में नहीं गया। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने चढ़ाई करके, युद्ध लड़कर उसे अपने कब्जे में लिया, और आज तक इस बात को पश्तूनों ने स्वीकार नहीं किया है। वो आज तक डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। अगर उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला होता, विकल्प मिला होता,
तो हो सकता है आगे चलकर वो अफगानिस्तान से मिल जाते, विलय हो जाता अफगानिस्तान में उनका, और भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती। उसके पश्चिमी क्षेत्र में उसका एक दोस्त होता। और ये याद रखिए, गांधी सहित बहुत से कांग्रेसी नेता और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के साथ जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेहरू माउंटबेटन का खेल खेल रहे थे। उत्पल कुमार लिखते हैं कि अगर पश्तूनिस्तान बन जाता तो पूरा दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल जाता, लेकिन नेहरू ज्यादा प्रभावी थे, अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री थे, माउंटबेटन से उनके बड़े करीबी संबंध थे, वो माउंटबेटन के प्रभाव में थे, और माउंटबेटन ने इस्तेमाल किया नेहरू का। ये लिखा नहीं है उत्पल कुमार जी ने, ये मैं कह रहा हूं, और इतिहास के तमाम ऐसे आपको दृष्टांत मिल जाएंगे जो ये साबित करते हैं कि नेहरू बहुत गहरे प्रभाव में थे माउंटबेटन के। उन्होंने माउंटबेटन से अपने संबंधों को हमेशा वरीयता दी देश के हितों पर। लेखक राघवेंद्र सिंह की एक किताब है जिसे उत्पल कुमार जी ने कोट किया है। किताब का नाम है इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर, लास्ट नहीं, लॉस्ट फ्रंटियर, LOST, द स्टोरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू ये मानकर चल रहे थे कि माउंटबेटन को इस बात का एहसास है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन उनको ये भी विश्वास था कि वो दिक्कतें माउंटबेटन दूर कर देंगे। अब आप देखिए जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति और उनकी राजनीतिक समझ, भू रणनीति की समझ और माउंटबेटन की समझ, इस सब से पता चलता है कि नेहरू, जिनको माना जाता है कि विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार थे, भारत में अब तक जितने विदेश मंत्री हुए हैं प्रमुख रूप से, उनमें अगर सबसे घटिया विदेश नीति किसी की थी तो वो जवाहरलाल नेहरू की। ये मैं कह रहा हूं, उत्पल जी ने नहीं कहा। और नेहरू को पता था कि अगर जनमत संग्रह के प्रस्ताव से माउंटबेटन को पीछे हटना पड़ा तो उनकी भारी बेइज्जती होगी और उनके सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए नेहरू ने माउंटबेटन का साथ दिया। और माउंटबेटन ने जो तिकड़म किया, जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और मुस्लिम लीग के पक्ष में मुस्लिम लीग के साथ वोट दिलवाया, उसके कारण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का फैसला हुआ। और उत्पल कुमार लिखते हैं कि नेहरू ने सीमांत गांधी और भारत के रणनीतिक हितों को भेड़ियों के हवाले कर दिया। पश्तूनिस्तान अगर अलग बना होता, स्वतंत्र होता, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कट जाता, वो कटा हुआ पाकिस्तान उसको मिलता, जिसको उत्पल कुमार जी कह रहे हैं कि वह बाद में जो मौत ईटन हो जाता, तो अंदर से खोखला हो जाता, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई प्रभाव नहीं होता। वो यहां तक कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद जो कबायलियों के नाम पर हमला हुआ और जिसमें पाकिस्तान की रेगुलर फोर्स आई कबायलियों के भेष में, कबायलियों के साथ, वो हमला न होता तो लगभग आधा या 40% जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया वो भी न जाता। अब इससे आप समझिए नेहरू ने इस देश के साथ क्या क्या किया है। किसी और नेता का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के अहित में नहीं है जितना अकेले जवाहरलाल नेहरू का है, ये मैं कह रहा हूं। और अगर पश्तूनिस्तान बना होता तो जम्मू कश्मीर में ये जो पश्तून जिहादी आए वो भी ना आते, भारत को इस तरह से आतंकवाद का सामना न करना पड़ता। पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा की किताब से उन्होंने कोट किया है उत्पल कुमार ने, और उसमें ये बात कही है। किताब का नाम है डूरंड्स कर्स, अ लाइन अक्रॉस पठान हार्ट। उसमें राजीव डोगरा ने कहा है कि अगर पश्तूनिस्तान बना होता तो जम्मू कश्मीर में कबायली हमला ना होता, और उससे बड़ी बात वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो समस्या जिस रूप में हमारे सामने है उस रूप में तो बिल्कुल ना होती, और इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता और पाकिस्तान की तुलना में तो बहुत ज़्यादा होता, ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा भारत का प्रभाव ज़्यादा होता। अब आप देखिए कैसे पूरी भू राजनीति को, भारत के रणनीतिक उद्देश्यों को और उसकी नीति को नेहरू की गलतियों ने बदल दिया। भारत का कितना बड़ा नुकसान किया जवाहरलाल नेहरू ने। इतिहास की ये बातें हमसे दबाई छिपाई जाती रही हैं।
पूरी कोशिश रही इस परिवार की और इस परिवार के समर्थकों की, इसमें लेफ्ट इकोसिस्टम, ज़्यादातर हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखने का काम कांग्रेस ने इन लेफ्टिस्टों से कराया। और इन लेफ्टिस्टों का हाल ये था कि वो जो शेर है कि धूल आईने पर थी और मैं चेहरा साफ करता रहा, वही काम इन्होंने किया। इन्होंने सच को छिपाने का काम किया, नेहरू परिवार के महिमा मंडन का काम किया। और अगर इनके लिखे इतिहास को आप पढ़ें, आपको ये लगेगा कि मुगलों से ज़्यादा दयानतदार, उनसे ज़्यादा उदार कोई था नहीं। इनका इतिहास बताता है कि इस देश के आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसी एक परिवार का था तो इस नेहरू परिवार का था। मतलब सच्चाई से जिस बात का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और ये तस्वीर पेश की गई, किताबें लिखवाई गई, लेख लिखवाए गए, फिल्में बनवाई गई नेहरू परिवार पर, उनका कद जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा दिखाने के लिए कि भारत के लिए इस परिवार ने कितना बलिदान दिया है। जबकि भारत पर जितना राज इस परिवार ने किया है किसी ने नहीं किया। और हालत ये हो गई कि ये परिवार समझने लगा कि भारत देश पर राज करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इतिहास और सच, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत लंबे समय तक दबी या छिपी नहीं रहती है। ये सामने आने का रास्ता तलाश लेती है और जब सच आता है तो चौंकाता है। सही इतिहास सामने आता है तो वो भी चौंकाता है, क्योंकि हमारी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ता है। जो झूठ हमें पढ़ाया गया, हमें सिखाया गया, हमें दिखाने की कोशिश की गई, उसके ठीक विपरीत सच जब सामने आता है तो लगता है कि ये था मामला और हमें ये बताया जाता रहा। यही हुआ है इस देश के इतिहास के साथ। समय बदल रहा है, इतिहास की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, उसकी परतें खुल रही हैं। सच झूठ को धकेलकर सामने आ रहा है और जाहिर है कि इससे बहुत से लोगों के मन में बेचैनी हो रही है, बहुत से लोग परेशान हैं। वो जो इकोसिस्टम नैरेटिव गढ़ता था उसके लिए समस्या हो गई कि वो अपना नैरेटिव बनाए कैसे। और उसमें फिर जिक्र कर रहा हूं धुरंधर फिल्म का आना। ये मुझे लगता है कि जो वोक आइडियोलॉजी का मुंबई फिल्म वर्ल्ड पर कब्जा था उसको सबसे बड़ी चोट है। और ये मुंबई फिल्म वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के स्तर पर इसका प्रभाव है और अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा पड़ेगा। जब सच्चाई थोड़ी सी सामने आती है तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है और सच जानना चाहते हैं, सच जानने की भूख बढ़ जाती है। और हर बात को जो पूरी झूठ ना हो, आधा झूठ भी हो, उसको भी संदेह की नजर से देखने लगते हैं, उसको परखने की कोशिश होती है, जांचने की कोशिश होती है। भारत देश में इस समय यही चल रहा है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, यह लगातार आगे बढ़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।